हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक देखते हैं। रिलेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले कर्मित युग्म समझना पड़ता है। कर्मित युग्म क्या होता है? दो वस्तुओं या अवयवों का ऐसा युग्म जिन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, कर्मित युग्म कहलाता है। इसमें हम क्रम को नहीं बदल सकते। यदि क्रम को बदलेंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ए कोमा बी और बी कोमा ए छोटे ब्रैकेट में हैं तो इनका मतलब अलग अलग होता है। यदि ये दोनों मजले कोष्टक में हैं तो वो सेट्स हो जाएगा, और सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है तो वो उनको आगे पीछे रख सकते हैं, बट यहाँ नहीं रख सकते इनको आगे पीछे। देखो, इसको एक हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जैसे 2 पॉइंट ले लिया हमने, जैसे मैंने ले लिया 3,4 ले लिया और 4,3 ले लिया। 3,4 को देखो ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 1 2 3, और इसके ऊपर 4 पॉइंट 1 2 3 और 4 यहाँ आएगा कोई पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा, यानी 3,4। और 4,3 लेता हूँ 1 2 3 4, और इस पर 3 लेता हूँ तो 1 2 3, ये देखो यहाँ आएगा। तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है, इसके लिए हम ये नहीं कर सकते हैं 3,4 और 4,3 इक्वल है। तो नेक्स्ट है हमका कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन इस तरह से होता है, देखिए जैसे ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट हैं उसके अंदर। जब कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से लिया गया हो और द्वितीय अवयव बी से लिया गया हो। जैसे ए क्रॉस बी है तो इसका ये है, जो ये क्या है, कर्मित युग्म है। इसका प्रथम अवयव है ना जो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और द्वितीय अवयव है वो बी से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा ले लेते हैं, बी क्रॉस ए ले लेते हैं तो बी क्रॉस ए का मतलब है पहला अवयव है जो बी से लिया जाएगा और दूसरा अवयव है ए से लिया जाएगा। यह है था कार्तीय गुणन। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन या संबंध। संबंध का मतलब है कि रिलेशन उसको बोलते हैं जो ए क्रॉस बी का संबंध होता है। इसमें ए क्रॉस बी से बाहर, ए से बी में कोई संबंध है तो ए क्रॉस बी से बाहर एक भी अवयव नहीं होगा। जैसे हमने ए सेट ले लिया यहाँ से लेके 1 से लेकर 6 तक, और बी सेट में ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ये तो थे सेट, और ए से बी में परिभाषित है सेट। तो और रिलेशन है कि x, y सच दैट 2x इक्वल टू में y। तो इसका मतलब x को यदि डबल करते हैं तो y मिलता है हमको। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 1,2 2,4 3,6 4,8 5,10 और 6,12। कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट को यदि हम डबल करें तो हमको सेकंड एलिमेंट मिलता है। तो अब इसमें आती है डोमेन क्या होता है इसका, इसकी रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। डोमेन को बच्चों प्रांत बोलते हैं। तो प्रांत क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए से बी में कोई संबंध है तो पूरे ए को नहीं बोलते हैं, इसमें इसके प्रथम अवयव को बोलते हैं। प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है ना वो प्रांत होता है, और द्वितीय अवयवों का जो समुच्चय होता है ना उसको हम परिसर बोलते हैं। जैसे ये 2 4 6 8 10 12, ये क्या होता है, इसका परिसर होता है, इसकी रेंज होती है। और यदि संबंध ए से बी में है तो कंप्लीट बी सेट को हम सहप्रांत बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्त टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब क्या होता है, एक संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता हो तो उसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। यानी रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई होता है, इसका मतलब है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा ए सेट ये इस तरह से दिया है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल। ये बुक का एग्जाम्पल है। गर्ल्स स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट है वो ए है, और ए से ए में रिलेशन है, और इस तरह से रिलेशन क्या है, ए कोमा बी, ए बी का भाई है। तो सीधी सी बात यह है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स है उसमें कोई बॉयज स्टूडेंट होगा ही नहीं, तो ये किसी का भाई हो ही नहीं सकता, ए बी का भाई हो ही नहीं सकता, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये रिक्त संबंध है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल संबंध। यूनिवर्सल संबंध सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि एक का प्रत्येक अवयव एक के सभी अवयवों से संबंधित हो। तो इस रिलेशन में ए क्रॉस ए निकालते हैं तो कंप्लीट ए क्रॉस ए आ जाता है, उस रिलेशन के बराबर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
सार्वत्रिक संबंध में इस तरह से ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। अच्छा, फिर इसमें ले लेते हैं ए कोमा बी सच दैट हाइट ऑफ ए कोमा बी इज लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम हाइट होनी चाहिए। तो इसमें तो सारे स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे, 3 मीटर से ज़्यादा हाइट तो किसी की का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, दो स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें सारा एक क्रॉस ए सारा आ जाएगा उसके अंदर। और रिक्त संबंध को और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी क्या है, तुच्छ संबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट है तत्समक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होता है, इसको आई ए से निरूपित करते हैं। जैसे एक सेट हमने एक ले लिया 1 2 3, तो इसमें ए से ए में परिभाषित है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए आ गया। अच्छा, अब इसमें तत्समक का मतलब है कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए, तीन का संबंध तीन से होना चाहिए। तो ये रिलेशन इस तरह से बन गया। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर, तो वो तत्समक संबंध कहलाता है। इसके अलावा कोई एलिमेंट होगा तो उसका दूसरा सेट होगा, कोई संबंध होगा कोई। नेक्स्ट, तो तत्समक संबंध के अंदर क्या है कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, ये तत्समक संबंध कहलाता है। नेक्स्ट संबंध है सौतुल्य संबंध। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए में ले लिया हमने एक सेट में 1 और 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ये आ गया। अब इस रिलेशन में इससे बाहर तो एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन सौतुल्य का मतलब है 1 है तो 1 1 1 का पेयर होना चाहिए, इसमें 2 है तो 2 2 का पेयर होना चाहिए। अब इसके अलावा भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, इससे बाहर तो नहीं हो सकते। अच्छा, पीछे अभी अपन ने तत्समक पढ़ा था, तत्समक में केवल इतना होता है, ए इतना होता है, इतना, और सौतुल्य में इतना तो होगा ही होगा, इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है सम्मित संबंध। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यदि ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है ना, तो बी कोमा ए जरूर होगा, तभी ये सम्मित संबंध होता है, अथवा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एल सेट इस तरह से है, समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है एल, और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, L1 और L2 दो रेखाएं हैं, L1 L2 पर लंब है। तो सीधी सी बात है, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो ये इस पर लंब है तो ये इस पर लंब होगी, तो ये क्या होगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्रामक। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि किसी रिलेशन के अंदर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो उसमें ए कोमा सी जरूर होगा, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए है, सभी समुच्चयों का त्रिभुजों का समुच्चय लेते हैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय लेते हैं, जिसमें क्या डेफिनेशन है रिलेशन की, ए कोमा बी समरूप त्रिभुज हैं। भाई समरूप का मतलब रूप समान होना चाहिए उनका, उसके मेजरमेंट से मतलब नहीं है। ट्राइंगल है तो ये नहीं है उसमें स्क्वायर होगा, या उनकी जो साइडों का रेशियो सेम होता है इसके अंदर, और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो तत्सम उसका संक्रामक का मतलब है कि ए कोमा बी के समरूप है, तो समरूप है तो ए बी के समरूप है, बी ए के समरूप होगा, ऐसे सी के समरूप है तो ए के भी समरूप होगा, तो ये समरूप है जो संक्रामक संबंध है। नेक्स्ट है तुल्यता संबंध। यदि कोई संबंध ऐसा हो जो सौतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए है, ए सेट इस तरह से कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए, तो और उसमें एक रिलेशन इस तरह से प्रभावित है कि एक्स कोमा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो पेजों की संख्या समान है तो ये सौतुल्य भी है, क्योंकि एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। अब दूसरा सम्मित क्यों है, एक्स वाई है तो वाई एक्स में पेजों की संख्या समान होगी। ऐसे ही जेड ले लें, तो जैसे मान लीजिए एक्स में और वाई में पेज समान है, तो वाई में और जेड में पेज समान है, तो फर्स्ट में एक्स में और जेड में पेजों की संख्या समान होगी, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फलन।
माना ए और बी दो एरिक समुच्चय हैं, तब ए से बी में परिभाषित फलन है जो वह संबंध होता है जिसमें एक का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय प्रतिबिंब रखता हो। यानी ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक, एक के अलावा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ये 1 है तो 1 की मैपिंग ए से हो रही है, तो इसको मतलब है ए है ना, ए इसकी इमेज है, जो 1 की इमेज ए है और ए की प्री इमेज 1 है। इस तरह से जैसे 2 की इमेज बी है तो बी की इमेज प्री इमेज 2 है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें है कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें प्रत्येक अवयव आ गया, और इसमें अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। जैसे और देखो ये एग्जांपल, जैसे यहां ले लिया हमने 1 है, 1 का प्रतिबिंब y है, 2 का प्रतिबिंब भी y है और 3 का प्रतिबिंब भी y है। तो देखो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है। अच्छा, और हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। जैसे देखो 1 की y है, एक ही तो है, 2 होती तो x से मैप होती, 2 की भी 1 ही है। ऐसे 3 है, इसकी भी एक ही तो इमेज है, 2 होती तो इसकी z से और होती, इस तरह से। तो ये फलन है। अब इसमें देखते हैं हम फलन के अंदर प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। देखो प्रांत बताता हूं मैं आपको, यानी प्रांत, कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो कंप्लीट ए सेट को प्रांत बोलते हैं। कंप्लीट ए सेट को क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। अब इसका आता है परिसर। परिसर परिसर का मतलब समझो इसके अंदर, जैसे ए की बी में मैपिंग है तो जिन एलिमेंट से मैपिंग हो रही है ना, वो एलिमेंट परिसर कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक्स, वाई और जेड है, केवल वाई से मैपिंग है तो परिसर इसका वाई है ओनली, एक्स और जेड नहीं है। और आता है सहप्रांत। सहप्रांत सहप्रांत का मतलब है यदि कोई संबंध ए से बी में परिभाषित है तो कंप्लीट बी सेट को हम सहप्रांत बोलते हैं। डेफिनेशन बहुत ही इजी वे में लिखी हुई है, अच्छे से याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निर्धारण करेगी कि फलन क्या होता है, फलन होता है या किसमें फलन होता है, किसमें फलन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो इसमें क्या है, हम फलन के प्रकार पढ़ेंगे। अब देखो फलन के प्रकार, पहला फलन है एकेकी फलन। नाम से पता लग रहा है कि एकेकी का मतलब है यदि एक के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है तो उसको एकेकी फलन बोलते हैं। जैसे ए है, इसका 1 2 3 ये भिन्न भिन्न अवयव है, इसका प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे इसमें देखो प्रतिबिंब, जैसे एलिमेंट तो भिन्न भिन्न है लेकिन प्रतिबिंब भिन्न नहीं है ना। तो ये एकेकी किसको कहेंगे? भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं तो उनको हम एकेकी फलन कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, ये 1 का ये प्रतिबिंब है, 2 का ये है, 3 का 1, डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट ही प्रतिबिंब है। ये छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, इसमें एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है बहुएकी फलन। यदि समुच्चय ए का एक कम से कम 2 अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो, कम से कम 2 एलिमेंट तो इसके एक के होने चाहिए जिसका इसमें 2 एलिमेंट्स का एक इमेज हो। जैसे इसकी एक इमेज है, 2 से ज़्यादा की भी हो सकती है। जैसे ये देखो इसमें छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 1 2 3 तीनों की इमेज एक है, फलन है क्योंकि सबकी इमेज है और एक एक इमेज है। लेकिन इमेज क्या है, इस तरह से है कि डिफरेंट एलिमेंट हैं और सेम इमेज है, तो ये बहुएकी का उदाहरण है। तो नेक्स्ट देखते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है? ए से बी में परिभाषित फलन आच्छादक कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब हो। यानी बी है, इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होनी चाहिए, इसके अंदर पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो कोई एलिमेंट इसमें बचना नहीं चाहिए, इसमें तो बचेगा ही नहीं क्योंकि ये तो फलन की परिभाषा है, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं बचना चाहिए। तो देखो इसके अंदर ये देखो एक्स वाई जेड है, इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, ये दो एलिमेंट्स की इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज न हो। यानी इसमें जो परिसर होता है ना, परिसर वो सहप्रांत के, देखो परिसर भी इसके अंदर एक्स वाई है और सहप्रांत भी एक्स वाई है, इसमें परिसर एक्स वाई जेड है और सहप्रांत भी एक्स वाई है। तो यानी परिसर और सहप्रांत यदि बराबर हो जाते हैं तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। नेक्स्ट है अंतरक्षेपी फलन।
अंतरछेपी फलन ए से बी में परिभाषित फलन अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि बी के कम से कम एक अवयव का ए में पूर्व प्रतिबिंब न हो। जैसे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं हो, इसके अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 है इसमें, बट इसके अंदर देखो यहाँ जेड का कोई प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है इसके अंदर, ये है अंतरछेपी है। इसी प्रकार से यहाँ देखो एक्स वाई जेड है, तो एक्स का जेड का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो यहाँ ये परिसर तो क्या है इसके अंदर एक्स और वाई है, और सह प्रांत क्या है एक्स वाई जेड है, तो परिसर और सह प्रांत कभी भी इसमें बराबर नहीं होते हैं, तो वो अंतरछेपी फलन कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एकेकी आच्छादक फलन। वह फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो उसको एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे ए से बी में कोई फलन परिभाषित है तो ए के ये एलिमेंट है, भिन्न एकेकी क्या डेफिनेशन थी, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, और आच्छादक क्या परिभाषित थी, हर एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए इसमें। तो और एक एक की आच्छादक फलन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका ही इनवर्स प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, अन्य किसी फलन का प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसको एक एक की आच्छादक फलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फलन है, इससे हम इनवर्स फंक्शन निकालने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त फलन। मान लीजिए एफ फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है और जी फंक्शन है बी से सी में डिफाइन है, परिभाषित दो फलन है, तब एफ और जी का संयोजन गोफ द्वारा निरूपित किया जाता है। एफ का और जी का जो संयोजन होता है गोफ से निरूपित किया जाता है, और गोफ है जो ए से सी में परिभाषित होता है। इस तरह से देखो गोफ ए से सी में परिभाषित है, और यहाँ कोई एक्स एलिमेंट ले लिया, तो अब इसका गोफ निकालेंगे तो यहाँ ओ से काट देते हैं इसको, जी एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे ए में एक्स एलिमेंट है तो इसका फंक्शन एफ से ले बी, ये बी है सेट है और ये सी है, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ए से बी में एफ फंक्शन है और बी से सी में जी फंक्शन है, तो इसमें एलिमेंट एफ ऑफ एक्स है, तो अब इसको देखो, इसको इसने ब्रैकेट में ले लिया, अब इसको ये जी ब्रैकेट में ले लेगा इस तरह से, तो ये गोफ है ना जो यहाँ ए से लेकर के सी में डिफाइन है, गोफ आएगा, यानी डोमेन इसका एक्स होगा गोफ का, और रेंज होगी जो एफ ओ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स होगी गोफ। नेक्स्ट है इसमें व्युत्क्रमणीय फलन। नेक्स्ट है इसका व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, एफ एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय कहलाता है। कब कहलाता है, यदि एफ फंक्शन है एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि कोई वाई फंक्शन जी फंक्शन इस तरह से हो जो वाई से एक्स में अस्तित्व इस प्रकार हो कि गोफ इक्वल टू में आई ऑफ एक्स, यानी एक्स से एलिमेंट पुट करें और वापस एक्स ही आ जाए तो उसको आई ऑफ एक्स बोलते हैं, और फोगो इक्वल टू में आई ऑफ वाई, आई ऑफ आई आइडेंटिटी है वाई में, वाई पुट करें तो वापस वाई आ जाए तो ये आई वाई, तब एफ को फलन जी को फलन एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं। नेक्स्ट है व्युत्क्रमणीय फलन। फलन एफ एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक फलन जी वाई से एक्स का अस्तित्व इस प्रकार हो कि गोफ इक्वल टू आई एक्स हो जाए और फोग इक्वल टू आई वाई हो जाए। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी एक्स पुट करें तो उसमें वापस एक्स ही मिल जाए, यहाँ वाई पुट करें तो वापस वाई मिल जाए, तब जी फलन को एफ फलन का प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसको एफ इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं।